गुड मॉर्निंग। पॉलिटी का टेस्ट है। पॉलिटी क्या 10 क्वेश्चन है, 5 पॉलिटी से हैं मतलब संविधान से, 5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं मतलब किसी से भी जोड़ सकते हो आप। इकोनॉमी से जोड़ सकते हो, ज्योग्राफी से जोड़ सकते हो, कहीं से हिस्ट्री से जोड़ सकते हो, मतलब विविध करके हैं। तो आपको 10 हल करना है और 10 में आपको 8 से 9 के बीच में सही करना है। इतना हो रहा है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी से है। तो चलिए पहले पॉलिटी का देखते हैं, उसके 5 क्वेश्चन और भी हैं उनको देखते हैं, और 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से सभी क्वेश्चनों को हल करना है और सबको सही करना है। ध्यान से अगर मन एकाग्र करके करेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत ने भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से प्राप्त की है। अपने देश में जो न्यायालय की एकल व्यवस्था का मतलब समझते हैं ना, कि सबसे ऊपर एक न्यायालय है, उसके बाद उसी की कई शाखाएं हुए हैं जो राज्यों और जिलों तक पहुंची हुई हैं। तो ये जो न्यायालय की एकल व्यवस्था है, भारत ने कहाँ से प्राप्त किया है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1773, निम्न में से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ से प्राप्त किया गया है जो भारत में न्यायालय की एकल व्यवस्था है? ध्यान से सोचिए, आपको सब बताया गया है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन एक सही है, 1935 का। याद होगा आपको, लिखवाया गया था कि अंग्रेजों के समय जो एक फेडरल कोर्ट था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बना हुआ था, उसी की तमाम शक्तियां 1950 में सर्वोच्च न्यायालय को देकर भारत में एक नए न्यायालय के गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। याद होगा आपको, लिखाया गया था 1937 का जो बना था 1935 के अधिनियम से ही बना था वो। तो उसी के तर्क पे लगाए होते तब भी आंसर मिल जाता। ऑप्शन ए सही है। 1935 का अधिनियम जो था ना, और ऐसे भी आप पढ़े होंगे कि हमारे संविधान का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा हम 1935 के अधिनियम से ही ले रखे हैं। तो ऐसे भी याद होना चाहिए। तो 1935 का अधिनियम तो अपने संविधान में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, तो ऐसे भी याद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। जो भी लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग इन पॉलिटी पढ़ रखा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है और सबने इसको पढ़ा है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सच नहीं है? पहली बात, आप कभी भी कहीं भी कोई टेस्ट दे रहे हैं, एक बात ध्यान रखना कि लास्ट में है कि नहीं है इसकी बात हो रही थी, यहाँ नहीं है। तो जब भी आप नहीं शब्द देखें उसे अंडरलाइन कर दें, नहीं तो आप है करके आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना। नहीं शब्द को हमेशा अंडरलाइन करने की आदत डालना है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है, भारतीय संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है। दूसरा ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तीसरा ऑप्शन है, इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं। चौथा ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कह रहा है कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। चलिए सरल भी है, और जानते हैं जब ये क्वेश्चन बना था तब सुप्रीम कोर्ट में 26 न्यायाधीश थे, और अभी भी ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अभी भी कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं। तो यहाँ 35 दे रखा है, तब भी तो गलत है ना। और जब ये बना था उस टाइम 26 थे, तब भी गलत था और अब भी गलत है। तो ऑप्शन सी है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं मतलब गलत है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी 33+1 है मतलब 34 है, और यहाँ 35 दिया है तो गलत दिया है, तो मतलब यही गलत है, बाकी ये सही है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 147 बीच में सही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को देश आज़ाद हुआ था, और 2 दिन बाद 28 जनवरी को इसकी शुरुआत हो गई थी। सॉरी, 26 जनवरी को देश नहीं आज़ाद हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। क्या बताने थे, कहाँ चले गए। देखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान थोड़ा सा 16 अनुच्छेद लगे थे। 15 और 16, 15+1, 16 अनुच्छेद लगे थे। लेकिन अगले साल 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था। उस दिन देश एक प्रकार से गणतंत्र हो गया था। ठीक, तो ये भी सही है, और ये 35 जो दिया है ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अहर्ता मतलब योग्यता होता है? गलत है। यहाँ कह रहा है कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन है,
भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ऑप्शन दूसरा है संसद की नज़र में एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन चौथा है उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। सोचिए कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है। चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये गलत है, मतलब सॉरी ये गलत है, मतलब ये सही नहीं है। यहाँ संसद की नज़रों में नहीं, राष्ट्रपति की नज़रों में होना चाहिए। आप पढ़े होंगे, या तो उसके अंदर उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो तब भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकालत किया हो तब भी वो बन सकता है। भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य ही है। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा होता राष्ट्रपति की नज़रों में तो सही हो जाता है, यहाँ संसद की नज़रों में लिखा है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी जो है यही सही नहीं, मतलब यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छा भी है। क्वेश्चन है न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष तक उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देता है। तीसरा ऑप्शन है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शनों में कह रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। चलिए आप सोच लिए होंगे। पहली बात देखिए, ऑप्शन ए जो है ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष उम्र तक रहता है, ये सही है। और ऑप्शन सी है संसद का सिफारिश पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये भी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र है मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता, ये अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति साहब को। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है, ध्यान रखना। तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, और पॉलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 5 क्वेश्चन दूसरे रहेंगे। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको पद से कौन हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, केवल संसद हटा सकता है, संसद और राष्ट्रपति दोनों हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से कौन हटा सकता है, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, पद से हटाना है, अभियोग लगा के हटाना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है। ध्यान देना, ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलेजियम आएगा, यहाँ पद से ही हटा देना है कि अब आप न्यायाधीश नहीं रहोगे। तो इसके लिए संसद में विशेष विधेयक पारित होगा विशेष बहुमत से, फिर वहाँ जब पास हो जाएगा तब राष्ट्रपति साहब हटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन इधर से कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, मतलब किस तारीख को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। चलिए सोच लिए होंगे, आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 21 जून को। 21 जून को क्यों, क्योंकि 21 जून को सूर्य, पृथ्वी का ग्लोब है, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के जस्ट ऊपर होता है। और सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होगा, लंबवत होगा। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है, भारत से गुजरी है। इसका मतलब भारत में एकदम ऊपर होगा सूर्य। और जब सूर्य आपके जस्ट ऊपर होगा तो ऐसी समय में अगर सूर्य यहाँ होगा आपके, तो ऐसे समय आपकी परछाई आपके पैर के पास गोला सी बनेगी छोटी सी। अगर सूर्य इधर होगा तो आपकी परछाई इधर लंबी सी बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि परछाई छोटी होने के लिए सूर्य को आपके एकदम ऊपर होना चाहिए। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा आपके ऊपर होता है, इसलिए उस दिन आपकी परछाई सबसे छोटी पड़ेगी। 14 फरवरी तो भूल के मत लगाना, ठीक है, बहुत खतरनाक दिन है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। सड़कों के किनारे जो लैंप लगाए जाते हैं प्रकाश देने के लिए, लैंप मतलब वही जो बिजली वाले खंभे लगे रहते हैं, सफ़ेद 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 लाइट देते हैं। ये कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप लगाए जाते हैं सड़क के किनारे, प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देखो, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों, मतलब क्योंकि, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। ये सस्ते होते हैं इसलिए लगाए जाते हैं,
इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। तीसरा है ये आंखों के लिए शीतल है। चौथा चौथा है ये चमकदार रोशनी देते हैं। सोचिए। चलिए इनसे बताते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ये ऑप्शन बी सही होगा। इनका प्रकाश एक वर्णी होता है। सोडियम जो वाष्प लैंप होते हैं ना, इनका प्रकाश एक वर्णी होता है। पानी की बूंद पड़ने पर भी प्रकाश विभक्त नहीं होता, मतलब ब्लर नहीं होती रोशनी। और वैसा जो प्रकाश होता है सोडियम वाष्प वाला नहीं होता, वैसे जो होता है उसमें रोशनी पानी की बूंदों में ब्लर हो जाता है और रोशनी दूर तक नहीं जा पाती। इसलिए सोडियम वाष्प लैंप ही सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट जो बना लगाई जाती है यही होता है। आप देखो बारिश में कितना बारिश होता रहता है, फिर भी चारों तरफ एकदम उजाला रहता है। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ा सा एक देखे होगे आप, चौराहे के बीच में एक बड़ा सा पिलर खड़ा रहता है, उसमें ऊपर चारों तरफ बल्ब लगे रहते हैं। और वो चाहे जितनी बारिश हो उस समय चारों तरफ एकदम उजाला देते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा बल्ब होता है तो जब रोशनी पानी बारिश होता है तो उस समय वो ब्लर हो जाता है और पास पास भी रोशनी नहीं देता है। तो देखिए होगे आप इलाहाबाद में तो कई जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सही होना चाहिए। प्रकाश प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। कह रहा है प्रकाश जो है हवा की अपेक्षा कांच में स्लो चलता है। मंद मतलब स्लो चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। दूसरा, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तीसरा, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है। चौथा, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। सोच लिए होंगे आप आंसर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। जो कांच का वायु का जो अपवर्तनांक होता है ना, कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसलिए क्या होता है कि जो प्रकाश है वो वायु में तेज चलता है और कांच में स्लो हो जाता है। ध्यान रखना, माध्यम जितना गाढ़ा होता जाएगा प्रकाश का वेग उतना कम होता जाएगा। ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल में अंतर ध्यान समझिएगा। माध्यम जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा, जैसे हवा से पानी, पानी से गाढ़ा कांच, तो माध्यम जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा प्रकाश की चाल वैसे वैसे कम होती जाएगी। लेकिन अगर यही ध्वनि हो तो ध्वनि माध्यम जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा, कठोर होता जाएगा, ध्वनि की चाल वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। मतलब हवा में ध्वनि की चाल कम होगी, जल में और तेज होगी, कांच में और तेज होगी, लोहे में और तेज होगी, चांदी में और तेज होगी। ठीक, दोनों में जस्ट अपोजिट है। प्रकाश माध्यम गाढ़ा होता जाएगा, प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। ध्वनि माध्यम गाढ़ा होता जाएगा, ध्वनि की चाल और बढ़ती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट अंतर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अच्छा, इसी के साथ एक बात और याद आई। ये जो कांच है, कांच का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो याद रखना, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान के क्षेत्र में बालू बहुत मिलता है, उस क्षेत्र में कांच, और इलाहाबाद के बालू से भी कांच बनाया जाता है, याद रखना। और कांच से चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, जानते होंगे। और उत्तर प्रदेश में तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। फिरोजाबादी चूड़ियाँ बड़ी मशहूर है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ही जाना जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए, चूड़ियों का कौन सा रंग ज़्यादा शुभ माना जाता है? चूड़ियाँ तो कई रंग की होती हैं, लाल, पीली, हरी, गुलाबी और कई रंग की होती हैं। तो कौन सा रंग चूड़ियों पर ज़्यादा शुभ माना जाता है? नहीं पता? हरा रंग। हरा रंग, अरे पता नहीं कितनी फिल्मों के गाने हरे रंग पे बने हुए हैं। आप तो सुने होंगे, बहुत सारे हरे रंग के जो गाने हरी चूड़ियों पे बनाए गए हैं, बहुत सारे सुने होंगे। चलो एक गाना मैं सुनाता हूँ आपको। रेशमी कलाइयों में छनके छछन छछन छछन, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां, पहनूंगी जब मैं बनूंगी तेरी दुल्हन, पहनूंगी जब मैं बनूंगी तेरी दुल्हन, हरे कांच की चूड़ियां। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि हरा कांच ज़्यादा शुभ माना जाता है। अक्सर आप देखते हो हरे कांच पर ज़्यादा गाने बनते हैं, वैसे लाल पर भी बनते हैं। सुहाग के जोड़े में तो लाल कांच का ही ज़्यादा उपयोग होता है। चलो यहाँ पर हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही हुआ होगा इतना मान के चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखियो, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन
डी सही है। बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए अपने स्थान से सबसे ज़्यादा विचलित होता है। इसलिए जब इसे प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, आप जानते हो सफ़ेद प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है 7 रंगों में बंटता है, तो सबसे कम लाल रंग विचलित होता है, तो सबसे ऊपर लाल रंग रहता है ना, आप पढ़े होगे। और सबसे नीचे बैगनी होता है, जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ध्यान रखना। तो बैगनी का सबसे कम होता है, सबसे अधिक किसका होता है? लाल। बैनी आह पिनाला आप सुने होगे ना, तो लाल ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम भी है, सबसे कम बैगनी, उसके बाद आसमानी, आह, उसके बाद हरा, ऐसे आगे बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग क्या होगा? मतलब लाल, हरा, नीला को अगर आपस में मिला दें तो नया रंग क्या बनेगा? मैजेंटा, सफ़ेद, काला, श्याम। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, सफ़ेद रंग बनेगा। आप जानते हो प्राथमिक रंग में आता है नीला, नीला, हरा, लाल। नीला, हरा और लाल रंग जो होता है ये प्राथमिक रंगों में आता है, और प्राथमिक रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनाया जाता है, ध्यान रखना। तो नीला, आप इसको सूत्र से याद रखना, नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक रंग है। कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाता है कि इनमें से चारों में से कौन सा प्राथमिक रंग है, या फिर इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। नीला से याद रखना, नीला, हरा, लाल जो है प्राथमिक रंग है, और इनको जब भी मिलाएंगे सफ़ेद रंग बनेगा। तो ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़िए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।